हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी। तो दिस इज द सेकंड क्लास जिसमें हम बैंकिंग के वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो जो कल अपलोड हुई थी। एंड इफ यू आर watching this for the first time, so myself Palak, I'll be teaching you banking now onwards every morning 7 o'clock. Make sure आपने जो वीडियो नंबर 1 है उसको चेकआउट कर लिया हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 here with us is you have to tell the capital structure of RRB. RRB is what I have told you in the first video as well. It is Regional Rural Bank. तो इसका आपको क्या बताना है यहाँ पे, इसको आपका क्या बताना है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है, अगर तो क्वेश्चन फिक्स्ड पूछ रखा है तो जो फिक्स्ड है वो है ₹1 करोड़। अगर पूछ रखा है इशूड कैपिटल, तो जो इशूड कैपिटल रहेगी दैट इज ₹2 लाख। फाइन। इसके लिए अब आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है और इशूड कैपिटल कौन सी होती है, अदरवाइज आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू फर्दर। तो पहले क्या होता है कि जो ये इशूड कैपिटल है इसका कुछ एक परसेंटेज होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है आरआरबी का कुछ एक इशूड कैपिटल का परसेंटेज, कुछ एक रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, एंड जो रेस्ट होता है वो रहता है स्पॉन्सरिंग बैंक के पास। अब कितना कितना पोर्शन रहता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक के पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% रहता है, 15% रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, एंड रेस्ट विच इज 35% ये रहता है स्पॉन्सरिंग बैंक के पास। ये क्या है, किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन करा गया है आरआरबी का, ये वो है। अब हम पढ़ेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और इशूड कैपिटल क्या होती है। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल की बात करेंगे तो ये कंसिस्ट करती है एसेट्स जो कि डिस्ट्रॉय नहीं करे जाते या कंज्यूम नहीं करे जाते इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे कैपिटल वी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज एसेट्स दैट आर ड्यूरेबल इन नेचर, जो लॉन्ग रन के लिए रहते हैं बेसिकली, जिनकी बेसिकली क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसके अंदर अब कुछ एक एग्जांपल्स देख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स हो गए, गुडविल हो गई। उसके बाद ये तो टेंजिबल था, ये दोनों क्या है, इंटेंजिबल। एक और मैं आपको टेंजिबल बता देती हूँ, उसके अंदर आ जाएगा बिल्डिंग एंड लैंड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज द फिक्स्ड कैपिटल। अब जो दूसरी कैपिटल है हमारे पास जिसको हमें डिस्कस करना है वो है इशूड कैपिटल। नाउ व्हाट इज इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल वो होती है बेसिकली, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी। आई विल बी राइटिंग इट हियर। इशूड कैपिटल होती है जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं that are issued by a company to the shareholders। तो वो कैपिटल को हम, फाइन। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे, which is जिसके अंदर ये कल हमने पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ऑल दोज बैंक्स वेयर द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज मोर देन 51% या 51% होगी, उनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं। हमने कर लिया था कल। अभी जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा व्हाट इज द एम्बलम, बताना है आपको एम्बलम ऑफ आरबीआई। एम्बलम ऑफ आरबीआई मतलब ऐसा कौन सा साइन है, ऐसा कौन सी कोई आइडेंटिटी है आरबीआई की जिससे हम डिपिक्ट कर पाते हैं कि हाँ यही ही आरबीआई की पिक्चर है। तो उसको क्या बोल देते हैं, एम्बलम बोल देते हैं। तो वो है अ टाइगर अंडर अ पाम ट्री। आरबीआई की हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो मेक श्योर यू हैव
known every each and every point out there. Fine. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था. हमने और सारी चीजें तो पढ़ ली, बट हमने ये नहीं डिस्कस किया कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था. तो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में. आरबीआई इंट्रोडक्शन में कब आया था? इंट्रोडक्शन में आया था इन 1935. ऑल्सो किस एक्ट के अंडर आया था? आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आया. फाइन. उसके बाद हम पढ़ेंगे अब फोर्थ पॉइंट. उसमें क्या है कि डिप्टी गवर्नर्स, नंबर ऑफ डिप्टी गवर्नर्स बताने हैं. कितने रहते हैं आरबीआई में? तो 4 रहते हैं. ठीक है. जो एक मेन गवर्नर तो रहता ही है, उसके अलावा डिप्टी कितने रहते हैं? 4. जो एक गवर्नर रहता है वो जो प्रेजेंट है वो 25th गवर्नर है ऑफ आरबीआई. ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट आ जाएगा. मेक श्योर अगर बैंकिंग के किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप थॉरली बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पढ़ के जा रहे हो. तो 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्ति कांता दास. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन विद अस इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई. ये क्वेश्चन मिनिमम ऑफ 5 to 6 टाइम्स आ रखा है. एंड हिज नेम इज सर ऑसबॉर्न स्मिथ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई. फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थी? तो हर नेम वाज केजे उदेशी. नेक्स्ट question with us is RBI announces monetary and credit policy at what time interval? क्या टाइम इंटरवल के बाद आरबीआई. सो फॉर द बिगिनर्स आई हैव टू टेल यू कि एक मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी निकालती है आरबीआई कुछ एक टाइम पीरियड के बाद. और वो टाइम पीरियड क्या रहता है? हमेशा फिक्स्ड रहता है. वो इंटरवल हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है. और उस पॉलिसी के अंदर हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट क्या हुई है, रेपो रेट क्या हुआ है, रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ है, एंड ऑल दिस स्टफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर यहाँ पे इंटरवल पूछा है तो वो होता है बाय मंथली. बाय मंथली का क्या मतलब होता है? 2 मंथ्स की एक क्रेडिट पॉलिसी लॉन्च होती है. उसके बाद क्या रहता है? इसके अंदर बहुत सारी हमें न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है. और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हेड कौन करता है? इस मीटिंग को हेड करता है गवर्नर ऑफ आरबीआई. नाउ अभी तो शक्तिकांता दास है एंड ही इज द 25th. आई टोल्ड यू 25th गवर्नर. द पॉइंट इज पहले इनसे जो थे उनके बाद जो थे मॉनेटरी पॉलिसी को हेड हमेशा कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा. एज ऑफ नाउ ही इज मिस्टर शक्तिकांता दास, तो वो ही इसको हेड करेंगे. उसके बाद अब जो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि ये जो अनाउंसमेंट होती है, क्या ये डिस्कशन होती है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी की, इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. फाइन. उसके बाद अब इसके अंदर कुछ एक डिटेल्स आती हैं. तो ये अब आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अगेन बन सकता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट रेपो रेट. सो द प्रेजेंट रेपो रेट इज 4%.
इट हैज बेसिकली रिमेन्ड अनचेंज्ड। अभी यहाँ पे एक जो हमारा क्वेश्चन और बनेगा दैट इज कि ये जो हमें पता चल गया कि रेपो रेट जो है वो तो 4% रहा, बट उसके लिए पहले हमें ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि रेपो रेट होता क्या है। तो जो रेपो रेट की पहले हम डेफिनेशन एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर उसकी डिस्कशन शुरू करेंगे। तो रेपो रेट की यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ डेफिनेशन, प्लीज नोट इट डाउन। इट इज अ रीपर्चेज agreement. Also, it is the rate of interest. It is the rate of interest charged by RBI from banks on short-term loans. अब बेसिकली क्या होता है रेपो रेट, इसके साथ का एक और होता है रिवर्स रेपो रेट, हम उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। पर रेपो रेट की बात करेंगे तो वो रीपर्चेज करने का एग्रीमेंट रहता है। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है बैंक से। वेन एवर अ बैंक, आई विल बी टेलिंग यू विद एन एग्जांपल है, वेन एवर अ बैंक रिक्वायर्स सम अमाउंट, राइट, अगर उनको कुछ भी पेमेंट चाहिए होती है तो वो कहाँ जाते हैं, वो आरबीआई पे जाते हैं। एज इन, अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाएगा, हेयर आर वी, और जब हमें पेमेंट की जरूरत होती है हम बैंक पे जाते हैं। सिमिलरली क्या होता है, जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई पे जाते हैं। तो जब वो आरबीआई पे जाते हैं उसके बाद आरबीआई क्या करता है, पैसे इनको दे देता है, और इतने में बैंक क्या करता है, बैंक कुछ इंटरेस्ट पे करता है, किसको, आरबीआई को। कौन सा, क्यों करता है वो उसको इंटरेस्ट पे, क्योंकि आरबीआई से उसने पैसे लिए हैं। तो ये आ जाएगा, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसको बोलते हैं रेपो रेट। अब इसके बिल्कुल अपोजिट होता है एक जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो जो रिवर्स रेपो रेट होता है इसको क्या बोलते हैं वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। रिवर्स का क्या मतलब होता है, किसी चीज को उल्टा करना। और हम रेपो रेट का मतलब पढ़ चुके हैं कि बैंक जब इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई को, दैट इज रेपो रेट। तो ऑब्वियसली रिवर्स रेपो रेट हम समझ ही सकते हैं क्या होगा, कि जब आरबीआई को पैसे की नीड होती है तो वो क्या करता है, वो बैंक से पैसे लेता है, और उसके बाद बैंक उसको क्या करता है, पैसे वो जब लेंड कर देता है तो उससे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब आरबीआई बोरो करता है जो मनी बैंक से, वो किसी भी चीज के लिए हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, ये जब केस होगा ना कि जो लिक्विडिटी है वो एक्सेस हो चुकी होगी मार्केट में, तो उसने क्या करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करने होंगे बोरोवर्स, रिस्ट्रिक्ट द बोरोवर्स, कि जो इतनी अमाउंट है जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, जो लिक्विडिटी, सर्कुलेशन ऑफ मनी को बोलते हैं बेसिकली, इतनी एक्सेस हो चुकी है, उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है कि आरबीआई बोरो कर लेती है एक्सेस ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक्स, एंड व्हेन आई विल बी मेकिंग अ डायग्राम ऑफ इट हियर। तो आरबीआई को क्या करना होता है कि वो जो बैंक के पास एक्सेस ऑफ अमाउंट होता है आरबीआई उससे ले लेती है। बैंक क्या करता है, मतलब आरबीआई को दे देता है। तो इन रिटर्न अब क्या होता है, अब पैसा किसने लिया, आरबीआई ने लिया, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, अब आरबीआई इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये हो गया हमारा रिवर्स रेपो रेट। अब द पॉइंट इज कि रिवर्स रेपो रेट फिलहाल का है कितना, अगर हम उसकी डिस्कशन करेंगे तो उसकी डिस्कशन कैसे रहती है। अगर हमने रेपो रेट की अमाउंट देखनी है तो रेपो रेट की जो प्रेजेंट अमाउंट है वो है 4%, ये हमने पहले डिस्कस कर दिया। नाउ इट्स अबाउट रिवर्स रेपो रेट। वी वर डिस्कसिंग द रिवर्स रेपो रेट विच इज 3.35% and this is 4%। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि दोनों में से लोएस्ट कौन सा होता है, रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट,
तो मेक श्योर यू नो दैट कि हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट होगा वो क्या होगा, हमेशा लोएस्ट होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, आरबीआई हाइक्स, वी वर ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। तो इफ आरबीआई हाइक्स द रेपो रेट, what will be its impact, what will be its impact on the level of money supply? उससे फर्क क्या आएगा अगर तो जो मनी सप्लाई होगी वो श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक मतलब कम हो जाएगी इन द मार्केट, एंड वाइस वर्सा, ऐसा ही चलेगा कि अगर आरबीआई कम कर देगी रेपो रेट को तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर अब एक क्वेश्चन बनेगा आरबीआई, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, आरबीआई हाइक्स रिवर्स रेपो रेट, what will be its impact on the level of inflation? क्या रहता है, इट इज लाइकली टू कम डाउन। इन्फ्लेशन का पहले मतलब पता होना चाहिए तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे। इट इज लाइकली टू कम डाउन, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइसेस इन द प्राइस। तो वो कह रहे हैं कि अगर जस्ट इन केस हम रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज कर देंगे तो जो क्या होगा, लेवल ऑफ द इंक्रीज इन मनी, सॉरी लेवल ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर थिंग विल इज प्रोबेबली विल बी कमिंग डाउन। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। if banks get if banks get more funds, what is likely impact on interest rate of loans और EMI? अगर बैंक्स के पास ज्यादा फंड्स आ जाते हैं तो जो रेट होगा लोन्स को, जिस पे इंटरेस्ट रेट होगा, जिस पे लोन्स और ईएमआई प्रोवाइड करी जाते हैं, उस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो बोथ आर लाइकली टू कम डाउन। इंटरेस्ट रेट दोनों के क्या होंगे, बोथ आर लाइकली टू कम डाउन। Here is repo rate, reverse repo rate, and marginal. Here there is a new word, that is marginal standing facility. Forms a part of which main facility? The question here is कि जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको कहा जाता है MSF, ये तीनों किस क्या पार्ट फॉर्म करते हैं और किस एक फैसिलिटी का नाम क्या है आपको बताना है, जिसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मेन हिस्सा है। तो द आंसर इसका जो है वो क्या रहेगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि आपको फुल फॉर्म सबकी पता हो, कि किस वर्ड की फुल फॉर्म, किस भी हमें शॉर्ट फॉर्म जो गिवन है उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, और सारे वहां पे जो ऑप्शंस रहते हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इनको ग्रास्प करना है। और ये LAF की फुल फॉर्म रहती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी,
का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विच इज एमएसएफ। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज एमएसएफ एंड व्हाट इज एलएएफ। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू बोथ ऑफ देम। तो इसके अंदर अब क्या रहेगा हमारा, एमएसएफ क्या होता है, इट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो क्या रहेगा, इट इज अनदर फैसिलिटी अवेलेबल टू बैंक्स टू बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ये हमने क्या पढ़ा है, इसको किस चीज में पढ़ा है कि इट इज अनदर फैसिलिटी अवेलेबल टू बैंक्स, कि बैंक्स को जब भी पैसों की जरूरत रहेगी तो वो पैसा किससे ले सकते हैं, आरबीआई से ले सकते हैं। और ये पहले केस में हम पढ़ चुके हैं, कब होता है कि जब बैंक्स को पैसे चाहिए तो वो आरबीआई से ले लेते हैं, तो वो था रेपो रेट। वैसे ही रहेगा हमारा क्या है, the facility is available only after the closure of repo window। कहने का मतलब क्या है कि जब आप रेपो रेट के अंदर नहीं ले पाएंगे, उसमें आप अलॉट नहीं हो पाएंगे, तभी जाके आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर कोई भी बैंक है उस वो कंफर्टेबल है जो रेपो रेट की टाइमिंग है, अगर वो उसमें कर लेता है कि तो ठीक है, बट अगर वो नहीं ले पाता तो उसको किस चीज में लेना पड़ेगा, उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में लेना पड़ेगा। फाइन। उसके बाद जो रहेगा अब हमारा वो कौन सा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। पहले बात तो आपको यही पता होना चाहिए, and whenever the bank needs short term funds they borrow it from RBI। रेपो रेट के अंदर वो खरीद सकते हैं, रिवर्स रेपो रेट भी उसके अंदर आ जाता है फैसिलिटी। एमएसएफ को जब सबको साथ में डालते हैं तो ही हमारा जो बनता है वो एलएएफ का कॉरिडोर प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का मतलब भी पढ़ लिया। नाउ द थर्ड सॉरी 13th क्वेश्चन हियर विद अस इज, हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे एमएसएफ का रेट क्या रहेगा। एमएसएफ का रेट अब कैसे आपको पता चलेगा, जैसे हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट किया था, तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बैठती है तो वो एमएसएफ का भी जो प्राइस जो इंटरेस्ट रेट रहता है उसको भी कैलकुलेट करती है, तो वो रहेगा 4.25। उसके अलावा आपको एक और जो रेट पता होना चाहिए, दैट इज बैंक रेट। ठीक है, तो जो बैंक रेट है एट प्रेजेंट दैट इज 4.25। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि बैंक रेट और जो हमारा एमएसएफ होता है, ये दोनों क्या रहते हैं, ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। अब बैंक रेट का क्या मतलब होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हिच आरबीआई इज रेडी टू गिव लोन टू द बैंक्स इज नोन एज बैंक रेट। अब यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं रेपो रेट में भी यही होता है, बैंक्स आरबीआई को पैसा देते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी यही पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम तीसरी जगह पढ़ रहे हैं कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट भी वही रेट है जिसपे बैंक पैसा लेता है आरबीआई से, और जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करता है उसको बैंक रेट कहते हैं। हाउ इज इट इज डिफरेंट, जैसे हमने दोनों में तो डिफरेंशिएट कर लिया था कि रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो डिफरेंस है, आई विल बी राइटिंग इट डाउन हियर। रेपो रेट में और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या था कि जब किसी को रेपो रेट नहीं अलॉट हो पाया तो वो एमएसएफ के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बट अब हमें बताना है कि रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट कैसे अलग है। ठीक है, तो क्या होता है, बैंक रेट वही रेट होगा जिसपे बैंक आरबीआई को जो भी था हिसाब, उसके बाद था हियर द लोन इज गिवन अगेंस्ट द रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप यही डिफरेंस यहाँ पे याद कर लो कि ये जो यहाँ पे टाइम पीरियड रहता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहता है, और ये हमने यहाँ पे पढ़ा था दोनों केसेस में क्या होता है, फॉर शॉर्ट टर्म होता है। ये डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे हमारा बैंक रेट का। फाइन, उसके बाद अब रहेगा 14, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक, टू प्रोटेक्ट so to protect the domestic money supply, so to protect the domestic money supply levels from the impact of
हैवी एफडीआई, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए एफडीआई का क्या मतलब है, एंड एफ आई आई, इनफ्लोज। तो अगर आपको इन दोनों का मतलब पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ एक इजी रहेगा हमारे लिए। द आरबीआई यूजेस विच स्कीम, यूजेस डैश स्कीम। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जो ये डोमेस्टिक मनी सप्लाई, जो मनी का सप्लाई चलता है सारे लेवल्स पे डोमेस्टिकली, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पैक्ट पड़ता है एफडीआई पे और एफआईआई इनफ्लोज पे। तो ये जो सारा कुछ है ये कौन सी स्कीम के अंडर आता है आरबीआई की, तो उस स्कीम का क्या नाम है, इट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब हमें इसकी नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बेसिकली कब आई थी, इसका कब आई थी स्टिल नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट इसका मतलब क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करा ही क्यों गया, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है इसको एमएसएस भी बोलते हैं। इसका पर्पस ही खुद में ही यही है कि ये डोमेस्टिक मनी सप्लाई के जो लेवल्स होते हैं, चाहे वो हैवी इनफ्लो हो, एफडीआई का हो, ये एफआईआई का हो, ये दोनों को ही क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये एफडीआई आपको पता होना चाहिए क्या होता है और एफआईआई भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो जो एफडीआई होता है ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको खुद से ही पता होना चाहिए क्या होता है, एंड मेक श्योर आपको सारे वर्ड्स की फुल फॉर्म पता हो, सारे ये बेसिक चीजें हैं, इनका सबका मतलब आपको खुद से ही पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है बैंकिंग से रिलेटेड तो हमारे कोर्स में आपको इसकी कंप्लीट डेप्थ में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फाइन, उसके लिए आपको यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है या साइट गिवन है आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई क्या होता है, इट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये इनका जो लॉन्ग रन होता है, इनका जो हैवी इनफ्लो होता है उसको क्या करता है आरबीआई प्रोटेक्ट करता है, किस स्कीम के अंडर करता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंडर करता है। अगला देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है विच कमेटी। देखिए अब क्या होता है, कुछ एक कमेटीज बनती हैं जिसके लिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नारासम्मा कमेटी थी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में बनाती हूँ। आरआरबीज जो होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, ये बने थे किस कमेटी की रिकमेंडेशन के अंडर, तो दैट वाज नारासिम्हा कमेटी के कमेटी के अंदर बने थे। उसी तरीके से अब जो क्वेश्चन यहाँ पे था वो ये था कि एमएफआई, पहली बात पता होना चाहिए एमएफआई क्या होता है, इट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एमएफआई होता है। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था या फिर इस किस कमेटी ने इसको रेगुलराइज किया था, तो आ जाएगा वाई एच मलेगम MELEGHA कमेटी के अंदर। तो कमेटी से रिलेटेड भी आ ही जाता है एक आधा क्वेश्चन, मेक श्योर आपको सारी याद हो। That's it for today. See you in the next video. Hope you liked it.